Hello student, welcome to class. Today we will start the chapter 2 of your book Our Past from Trade to Territory. व्यापार से साम्राज्य तक द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यहाँ आपको पता ही लग गया होगा कि जिनके गुलाम रहे हैं काफ़ी वर्षों तक, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बारे में बात आ रही, जो एक व्यापार के लिए आई थी और पूरे भारत पर जिसने कब्जा कर लिया था। तो लेट्स सी। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। यू नो अबाउट द औरंगजेब, मुगल रूलर। ही वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली बादशाह थे। ही एस्टाब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। उन्होंने बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था, जिसे भारत के रूप में जाना जाता है। आफ्टर इज दैट इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार एंड बिग जमींदार बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम। उनकी मृत्यु के बाद बड़े बड़े जो सूबेदार थे, जमींदार थे, अपनी ताकत दिखाने लगे। ठीक है, असर्टिंग देयर अथॉरिटी एज powerful regional kingdom emerged in various parts of India. Delhi could no longer function as an effective center. और जैसे जैसे इनका विभाजन होने लगा, ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक जो मेन सेंटर था पावर का वो दिल्ली था, क्योंकि जो मुग़ल रूलर जो बादशाह बैठता था वो दिल्ली बैठते थे। तो फिर दिल्ली प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नई शक्ति उभरने लगी, जिसे हम किस नाम जानते हैं? ब्रिटिश। ब्रिटेन के थे ब्रिटिश। Did you know that the British originally come as a small trading company and be reluctant to acquire territories? तो हम जानते हैं कि एक बहुत छोटी कंपनी के रूप में आई थी, व्यापार करने से, ट्रेड करने के लिए आई थी। ठीक है, और धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी कब्जा करने की और किस तरह ये सब कुछ हो, वो हम इस लेसन में देखेंगे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ कि वो इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम आउट। देखिए यहाँ एक पेंटिंग दी हुई है एंड दिस पेंटिंग इज मेड बाय ए ब्रिटिश पेंटर एंड वी कैन सी हियर बहादुर शाह जफर, दिस इज, एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। ये कैप्टन हडसन है जिन्हें अरेस्ट किया हुआ है, बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर। तो after Aurangzeb there was no powerful Mughal ruler, we can already read about it, but Mughal emperor continued to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. ठीक है, 1857 क्रांति में जो सभी क्रांतिकारी थे उन्होंने इनको ही लीडर मान लिया था, बहादुर शाह जफर को। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, और जब ये था विद्रोह, उसको शांत कर दिया, कुचल दिया गया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव किंगडम, तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, इनको इन्फॉर्मेशन किया गया कि ये अपना साम्राज्य छोड़ दें, और जो उनके बेटे थे उनको उनके सामने ही मार दिया गया। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में आती है। ठीक है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त किया, एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आई ग्रांटिंग इट द सो राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट
पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड बी compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कि ब्रिटेन की और कंपनी इनके साथ उनको सिर्फ एकाधिकार मिल गया, तो सिर्फ वो ही पूर्व के साथ व्यापार कर सकती है। इंग्लैंड की और कोई कंपनी पूर्व में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। ऐसा चार्टर उन्होंने प्राप्त कर लिया। विद दिस चार्टर दिस कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस। इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खोज सकती थी। एंड विच इट कुड बाय गुड एट ए चीप प्राइस, और जो वस्तुएं थी उनको सस्ते प्राइस में खरीद सकती थी। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हाई प्राइस, और वहाँ से ला सकती थी यूरोप में दोबारा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन कहाँ पर था, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, एंड इंडिया इन एशिया, तो वो दोबारा फिर वहाँ से सस्ते में खरीद कर अपने यूरोप लेके आती थी और वहाँ पे हायर प्राइस में उच्च दामों पर बेचते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। उन्हें कोई किसी और कंपनी का डर नहीं था, बिकॉज दे हैव चार्टर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ठीक है, उस जमाने वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। तो प्रतिस्पर्धा यहाँ रही नहीं, क्योंकि सिर्फ एकमात्र कंपनी थी ये जिस चार्टर मिला हुआ था। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। मर्सेंटाइल मीन यहाँ दिया हुआ है वाणिज्यिक कर, ए बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हाई प्राइस। ठीक है, एक बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है, एक व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें सस्ती चीज़ों को खरीद कर उन्हें उच्च दामों में बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। दैट्स कॉल्ड मर्सेंटाइल, वाणिज्यिक। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। जो रॉयल चार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों पे ही लागू था, ब्रिटेन की कंपनियों पे लागू था कि वहाँ की कंपनी आ सकती है, लेकिन और यूरोप के देश तो आ सकते हैं वहाँ पे, तो वो पूरी तरह से रक्षा नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ अर्थ यह है कि यह जो चार्टर था दूसरी यूरोपीय ताकत थी उनको पूरब के बाज़ारों में आने पर नहीं रोक सकता था। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। तो यहाँ बताया गया जब तक वो एक गलियारा है, एक स्ट्रीट है जहाँ से वो होके आते हैं। सी इन द मैप, वी आल्सो सी इन द मैप कैप ऑफ होगन, देखिए यहाँ पर जब तक ब्रिटिश अफ्रीका पहुँचते थे कैप ऑफ होगन, ये देखिए ये कैप ऑफ गुड हॉर्न। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप। तो जब तक यहाँ पहुँचते थे तब तक पुर्तगाली यहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट पे इंडिया के। तो ये बहुत लंबा रास्ता था, तो ये चार्टर इस तरह अधिकारी की रक्षा नहीं करता था। काफ़ी लंबा रास्ता इनको कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की उसको तय करना पड़ता था। वो अफ्रीका ही पहुँचते तब तक तो वो गोवा पहुँच जाते थे पोर्तुगाल, और पुर्तगालों ने सबसे पहले जो अपना बनाया किले विले जो भी बनाया वो गोवा में बनाया। तो अधिकतर वहाँ संस्कृति में पुर्तगाली थोड़ा रंग देखने को मिलता है। एंड ए नॉलेजेबल फैक्ट इज हियर, in fact it was Vasco da Gama, you know the name, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498। तो पुर्तगाल का एक खोजी यात्री था वास्को द गामा, उनने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग को पता लगाया था, यानी भारत की खोज की थी। By the early 17th century, the Dutch too were exploring their possibilities of trade in the Indian Ocean। 17वीं शताब्दी शुरुआत तक डच भी
हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और जल्दी फ्रांसीसी भी आ गए। अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ पे कि इनमें टकराव क्यों होगा। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। प्रॉब्लम क्या थी कि सभी कंपनियों को एक ही चीज़ खरीदनी थी। द फाइन क्वालिटीज कॉटन, जो वहाँ कॉटन होता था उसकी फाइन क्वालिटी, एंड सिल्क जो यहाँ रेशम होता था प्रोड्यूस इन इंडिया, हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। तो जो यहाँ पैदा होते थे, यहाँ जो अच्छी किस्म थी कॉटन की और रेशम की, तो यूरोप में इसका एक बड़ा बाजार था। पीपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, तो ये कुछ वस्तुएं हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। ठीक है, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। कंपटीशन अमोंग द यूरोपियन कंपनीज इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइजेज एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड, एंड दिस रिड्यूस्ड द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न। तो जब ये इतना तगड़ा इनमें कंपटीशन था तो इनकी प्राइजेज़ क्या हो जाती, बहुत हाई हो जाती थी, और जब प्राइस हाई हो जाती थी तो मुनाफा क्या हो जाता था उनका, कम हो जाता था कंपनीज़ का। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया फ्लोरिश वाज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। तो इनके पास एक ही चारा था, प्रतिस्पर्धा ही बचती थी कि प्रतिस्पर्धा करके दूसरी कंपनियों को हटा दिया जाए। यही एक रास्ता बचा था इनके फलने फूलने का कि दूसरी प्रतिस्पर्धा कंपनी को ख़त्म कर दें। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फर्स्ट बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और बाजारों पर कब्जे की सोड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ships। तो वो क्या करते थे 18th सेंचुरी की शुरुआत में, 17th और 18th सेंचुरी में वो एक दूसरे की शिप को डुबाने लगे। ब्लॉकेडेड रूट्स, जो रास्ते हैं उनमें रुकावट डालने, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग द सप्लाईज ऑफ, और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देते। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापार चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। तो ये एक इस तरह कारण थे कि जो कंपनी आई थी वो व्यापार को राजनीति से अलग नहीं रख पाई। अलग रखना बहुत मुश्किल हो गया, राजनीति तो करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन, देखते हैं ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना व्यापार शुरू करती है बंगाल में। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो पहली फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कहाँ स्थापित हुई, हुगली में। ठीक है, इन कोलकाता रिवर हुगली के किनारे 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। तो कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को, ठीक है, कंपनी ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स, इन्हें क्या कहा जाता था, फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर। तो फैक्ट्री के पास अपना वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली वस्तुओं को स्टोर किया रखा जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और खुद के ऑफिस भी थे जहाँ कंपनी के अधिकारी बैठते थे। स्टेट एक्सपांडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो सौदागर और जो व्यापारी थे
उसको फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया गया कंपनी के द्वारा। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 1696 कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल्स ऑफिशियल इंटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर द 3 विलेज। 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की जमींदारी भी खरीद ली, 3 गाँव ले लिए। वन ऑफ दीज वाज कलकत्ता, इट्स नेम कालिकता, ठीक है, उनमें से एक गांव था कालिकता, विच लेटर गिव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज नॉन टुडे। और यही गांव जो था वो बाद में कलकत्ता बना, और कलकत्ता से आज हम किस नाम से जानते हैं इसको? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। और कंपनी ने मुगल सम्राट जो थे औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की फरमान जारी कर दे, मतलब कोई फीस नहीं, आप तो व्यापार करो, ऐसा फरमान भी ले लिया। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। एंड मैनिपुलेट एक्सचेंज प्रिविलेजेस। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। जो औरंगजेब का फरमान था सिर्फ कंपनी को ही क्या करता था? व्यापार करने के लिए फ्री था, शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए अधिकार था। लेकिन जो ऑफिशियल थे, वहाँ के अधिकारी थे ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के अधिकारी थे, वो वर केयरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड। तो कंपनी का तो चल रहा था, उन्होंने अपना प्राइवेट वहाँ पे धंधे खोल लिए। ऑन द सेल वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। तो कंपनी के अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं थी, उन्हें तो देना ही था ड्यूटीज़। दिस दे रिफ्यूज टू पे causing an enormous loss of revenue for बंगाल। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जबकि जो फरमान था सिर्फ कंपनी का था, लेकिन वो इसका छूट अपने प्राइवेट उसमें भी लेते थे। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो बंगाल के एक नवाब थे मुर्शिद कुली खां, तो वो ऐसा विरोध क्यों नहीं करते ऐसे का? क्योंकि वो लगातार राजस्व पैसे की कमी हो रही थी। अगर इस तरह फ्री व्यापार करने दिया, कोई ड्यूटीज़ नहीं चुकाई उनके द्वारा, तो राजस्व कम होगा, किसी राज्य का पैसे कम आएंगे। तो ऐसे में वहाँ के एक नवाब थे, उन्होंने क्या है, मुर्शिद कुली खान, उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया, ठीक है। फरमान का मीनिंग है ए रॉयल एडिक्ट, ए रॉयल ऑर्डर, ठीक है, एक शाही आदेश क्या कहलाता है? फरमान। नेक्स्ट वी विल सी टुमारो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि ये जो व्यापार था युद्धों में कैसे बदला, हम देखेंगे। विल सी द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।